यूजीसी की नई गाइडलाइन और माघ मेले में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के साथ विवाद के बाद यूपी सियासत का पहला टेस्टिंग ग्राउंड बनेगा कि ये मुद्दा जनता में कितना चला। लेकिन इसी परीक्षा को पास करने के लिए संघ योगी के साथ मिलकर मजबूत करने की कवायद में जुटा हुआ है। संघ प्रमुख मोहन भागवत लखनऊ में मौजूद है। तो क्या ब्रजेश पाठक के आवाज पर जो बटुकों का सम्मान किया गया वो आरएसएस प्रमुख के इशारे पर हुआ? क्या बटुकों के स्वागत से डैमेज कंट्रोल हो जाएगा? क्या योगी और पाठक भागवत के इशारे पर सियासी खेल खेल रहे हैं? बड़ी खबर की एक एक डिटेल इस खास रिपोर्ट में देखिए। वो एक ऐसे पहले प्रथम नेता हुए हैं जिन्होंने सदन के अंदर ब्राह्मणों के पक्ष को रखा। चोटी खींचना, शिखा खींचना ये पाप नहीं महापाप है। शिखा खींचना महापाप, आवाज पर बटुकों का सम्मान। शिखा चोटी जो खींची गई है बहुत ही अधर्म का कार्य है। शिखा का मतलब जानते हैं आप लोग? डैमेज कंट्रोल की कोशिश 2027 में कितनी असरदार? यूपी में 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर संघ और बीजेपी एक्शन मोड में है। सबको साधने की कोशिश और कवायद की जा रही है। जहां डैमेज हुआ है अब उसको मैनेज करने की कोशिश जारी है। इसलिए चुनावी रणनीति बनाने और सरकार, संगठन और संघ के बीच समन्वय बनाने के लिए मोहन भागवत ताबड़तोड़ यूपी का दौरा कर रहे हैं। जनवरी में 10 दिन के मथुरा दौरे पर थे। फरवरी की शुरुआत में 3 दिन के लिए गोरखपुर दौरे पर थे, जबकि अब गोरखपुर के बाद लखनऊ पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात के बाद प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएम और कई मंत्री भी संघ प्रमुख से मिले। लेकिन भागवत से मिलने से पहले डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने डैमेज कंट्रोल की कोशिश की। माघ मेले में शंकराचार्य से विवाद और बटुकों की शिखा खींचे जाने को महापाप बताया और आवाज पर बुलाकर उन बटुकों को सम्मानित किया। माघ मेले के दौरान जो बटुकों की चोटी को खींचा गया है उसको कोई भी सही नहीं ठहरा सकता। इसी संबंध में प्रश्न के जवाब में हमने कहा था और जो भी दोषी उसको कड़ी सजा मिले। वो एक ऐसे पहले प्रथम नेता हुए हैं जिन्होंने सदन के अंदर ब्राह्मणों के पक्ष को रखा। ब्राह्मणों के साथ जो अत्याचार हुआ उसको सदन के अंदर रखा। जो ब्राह्मणों की शिखा पकड़ी गई उसको सदन में रखा कि ऐसे व्यक्तियों को चिन्हित करके दंडित करने का कार्य किया जाएगा। सारे विद्यार्थी गुरु जी के साथ मैं सबको धन्यवाद करता हूँ। ब्रजेश पाठक जी को मेरा बहुत ही धन्यवाद है जो उन्होंने ब्राह्मणों की बात को रखा। ब्राह्मणों को ऐसा पहली बार ही हुआ है कि ऐसे हमारे उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जी ने ब्राह्मणों को पूछा। एक बार ब्राह्मणों की भी बात देखी कि ब्राह्मण क्या कह रहे हैं। माघ मेले में अविमुक्तेश्वरानंद से विवाद और पुलिस की बटुकों से अभद्रता के साथ ही बीजेपी सरकार यूजीसी को लेकर भी सवर्णों के निशाने पर थी। साथ ही जो वोटर हिंदुत्व को लेकर बीजेपी के साथ हैं वो शंकराचार्य वाले विवाद के बाद दुविधा में थे। इसलिए अब बीजेपी हर वर्ग को साधने के लिए रणनीति बना रही है, जिसकी पहली झलक डिप्टी सीएम के आवाज पर देखने को मिली। लेकिन अब समाजवादी पार्टी और कांग्रेस बीजेपी के सियासी स्टंट की पोल खोल रहे हैं। जिन्हें शंकराचार्य जी का अपमान किया है, अब कितना भी ढोंग कर लें, बटुकों को ला करके कितना भी ढोंग कर लें, जब पूजनीय शंकराचार्य जी का अपमान हुआ है तो उनके सम्मान में उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। आपने देखा किस तरह से कालजाई शब्द का इस्तेमाल किया था माननीय नेता सदन। आपस का जो विरोधाभास है ये समाप्त करने में भारतीय जनता पार्टी असफल है। ये पूरी तरह स्पष्ट है कि जो आपस की उनकी नूरा कुश्ती चल रही है ये कहीं ना कहीं स्पष्ट हो गई, ये सामने आ गई। बीजेपी और संघ कंट्रोल तो कर रहे हैं, साथ ही अपने विरोधियों को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। यूपी में पिछले नतीजे दोहराने और फिर से योगी सरकार बनाने के लिए अपना जाल बिछाना शुरू कर दिया है, जबकि दूसरी तरफ योगी अपने विरोधियों पर ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर जमकर निशाना साध रहे हैं, जबकि तीसरे फ्रंट पर सरकार, संगठन और संघ मिलकर जो वोटर पार्टी से छिटक रहे हैं उनको साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इन सबके साथ ही एक बात और तय है कि 2027 के लिए योगी ही कप्तान है, इसलिए योगी अब फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं। कुत्ते की पूंछ सीधी नहीं हो सकती, वैसे ही ये समाजवादी पार्टी के दरिंदे जो बेटियों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं ये कभी ठीक नहीं हो सकते। इनके लिए तो कानून के दायरे में ला करके इन पे शिकंजा कसना पड़ेगा और हमारी सरकार वही काम कर रही है इनके साथ में।
योगी सिर्फ पार्टी और उनके नेताओं पर ही निशाना नहीं साध रहे, बल्कि अखिलेश यादव को आड़े हाथों लेते हुए समाजवादी पार्टी के कारनामे याद दिला रहे हैं और ताबड़तोड़ हमले बोल रहे हैं। किसी भी जिले का जो जितना बड़ा माफिया था, जितना बड़ा गुंडा था, वह समाजवादी पार्टी का शागिर्द था, उनका पदाधिकारी था। माफिया की पैरेलल सरकार चलती थी। बबुआ अपने घर के बाहर नहीं निकलता था। बबुआ 12 बजे सो के उठता था और प्रदेश की जनता पिसती थी। माफिया समानांतर सरकार चला करके अराजकता और गुंडागर्दी का एक और तांडव करते थे। दूसरी तरफ मुस्लिम तुष्टीकरण की हद को पार करते हुए पर्व और त्योहारों में भी इन्होंने किस कदर अराजकता फैलाई थी। अखिलेश यादव भी योगी पर निशाना साधने का कोई मौका नहीं छोड़ते। योगी ने शंकराचार्य को लेकर सवाल खड़ा किया तो अखिलेश बचाव में आ गए और मुख्यमंत्री के योगी होने पर सवाल उठाते हुए तंज कस दिया। केवल पहनावे से कोई बाबा संत नहीं हो सकता है, कान छिदवाने से नहीं हो सकता है। क्या कान छिदवा लोगे तो क्या योगी हो जाएंगे आप? और जो दूसरों का सर्टिफिकेट मांग रहे हैं वो अपना सर्टिफिकेट तो दिखा दें कि कौन सी इंस्टीट्यूशन में योगी बने हैं। उनकी भाषा देखो, पूजनीय शंकराचार्य ने कहा है कि ऐसी भाषा तो गुंडों की भी नहीं होती है। अखिलेश के ऐसे बयानों का जवाब योगी पहले से देते आए हैं, क्योंकि अखिलेश पहले भी योगी को माफिया और अजय बिष्ट जैसे शब्दों से संबोधित करते हैं। चीफ मिनिस्टर बिष्ट जी जब उन पर कोई काम नहीं बचा है तो वो जनता को धोखा देने में निकल गए। लेकिन योगी जवाब देने और विरोधियों को घेरने में राजनीति के माहिर खिलाड़ी हैं। माफियाओं के सामने नाक रगड़ने वाला व्यक्ति, दंगाइयों के सामने घुटना टेकने वाला व्यक्ति आज भारत की संत परंपरा को माफिया कहता है। ये उनके संस्कार हैं, संस्कार हैं। और इसीलिए मैंने कहा ना, जैसे लगता है औरंगजेब की आत्मा इन लोगों के अंदर घुस गई है और फिर से इनको हिंदू विरोधी आचरण के लिए उनको फिर से प्रोत्साहित कर रही है। एक तरफ संघ, योगी और बीजेपी हिंदू वोटर्स के साथ कास्ट फैक्टर को ध्यान में रखकर रणनीति बना रहे हैं, तो दूसरी तरफ अखिलेश भी पीछे नहीं है। पिछले दिनों यूपी के बड़े मुस्लिम नेता नसीमुद्दीन को समाजवादी पार्टी में शामिल कराया। कयास लगाए जा रहे हैं कि नसीमुद्दीन और बीएसपी नेताओं को साथ लेकर आ सकते हैं। हालांकि देखना होगा कि 2027 में योगी वापसी करते हैं या फिर अखिलेश का दोबारा सत्ता पाने का सपना पूरा होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।